हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने किए थे बायबैक ऑफ शेयर्स, वो इक्विटी शेयर्स के लिए होते हैं। अब हम करेंगे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, जिसका भी मैंने बस थ्योरी करवा देना है। फिर मैं कोशिश करूंगी कि इसके बाद आपको फर्स्ट चैप्टर की इलस्ट्रेशंस करवा दूं जहाँ से हमने करना है। तो चलो शुरू करते हैं। ओके, तो देखो सेक्शन 66 क्या कहता है कंपनीज एक्ट का, कि कंपनी को अलाउड नहीं है कि वो अपने शेयर होल्डर्स को शेयर मनी रिटर्न कर सके विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट। कोर्ट के परमिशन के बिना शेयर होल्डर्स जो है शेयर मनी रिटर्न नहीं कर सकती। लेकिन परमिशन, कोर्ट की परमिशन ज़रूरी नहीं होती है। लेकिन अगर रिफंड जो है वो मेड होता है टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, जब कैपिटल जो है इट इज़ रेज्ड बाय इशूइंग रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, तो वो कंपनी को पे बैक होती है ऐसे शेयर होल्डर्स को जब जो स्टिपुलेटेड पीरियड की एक्सपायरी होती है। वेदर कंपनी वाउंड अप हो रही है चाहे नहीं हो रही, चाहे कंपनी बंद हो रही है नहीं हो रही, कंपनी जो है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स अपने इशू नहीं कर सकती फॉर पीरियड एक्सीडिंग 20 ईयर्स। फॉलोइंग इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है रिगार्डिंग रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, वो सेक्शन 55 के अंडर गिवन है। नो लिमिटेड कंपनी, नो कंपनी लिमिटेड जो है इफ सो ऑथराइज बाय इट्स आर्टिकल्स, उसको क्या करना चाहिए आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, उसको कोई भी प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकते हैं जो इरिडीमेबल है, वैसे शेयर्स इशू नहीं कर सकती। कोई भी कंपनी लिमिटेड जो है बाय शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है विच आर टू बी रिडीम्ड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 20 ईयर्स, वो ये भी नहीं कर सकती फ्रॉम डेट ऑफ देयर इशू। प्रेफरेंस शेयर्स जो है बियॉन्ड 20 ईयर्स दे मे बी इशूड बाय इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी सब्जेक्ट टू एनुअल रिडम्पशन ऑफ सच परसेंटेज ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड ऑन एन एनुअल बेसिस एट द ऑप्शन ऑफ सच प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ऐसे शेयर्स जो हैं वो रिडीम नहीं हो सकते जब तक फुली पेड अप नहीं होते। बाकी वो शब्दों में कहा जाए तो पार्टली पेड अप शेयर्स होते हैं, उनको हम रिडीम नहीं कर सकते। ये प्रोविजन जो है इस ऑर्डर में बनाई जाती है ताकि जो इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिटर्स बना रहे। ऐसे शेयर्स जो होते हैं वो रिडीम होते हैं आइदर आउट ऑफ प्रॉफिट्स विच वुड बी अवेलेबल फॉर डिविडेंड और आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू जो कि बनते हैं विद ऑब्जेक्ट ऑफ रिडेम्पशन। ये शेयर्स जो है तब तक रिडीम हो सकता है आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ डिवेंचर्स और आउट ऑफ सेल ऑफ प्रोसीड्स ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, क्योंकि इससे क्या होगा, इरोजन होगी अवेलेबल सिक्योरिटी की टू क्रेडिटर्स। अब कैपिटल प्रॉफिट जो होते हैं ऐसे शेयर्स जैसे कि फॉरफिटेड अकाउंट, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, वो अवेलेबल नहीं होती डिविडेंड के लिए और उनको हम रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर ऐसे शेयर्स रिडीम होते हैं प्रीमियम पे, तो प्रीमियम जो है वो प्रोवाइड होना चाहिए आइदर आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑफ कंपनी और आउट ऑफ कंपनी सिक्योरिटीज प्रीमियम। प्रोसीड्स का मतलब क्या हुआ, अमाउंट रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम, जो तुम्हें अमाउंट रिसीव हुई है माइनस सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर शेयर्स प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं। लेकिन जो नेट अमाउंट है शेयर्स की वो या तो पार पे होती है या तो डिस्काउंट पे होती है। ये क्लॉज जो है इंसर्ट हुए इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिटर्स। जब शेयर्स जो हैं वो आउट ऑफ प्रॉफिट रिडीम होते हैं, दे आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, लेकिन सम इक्वल टू नॉमिनल अमाउंट ऑफ शेयर्स जो रिडीम होता है वो ट्रांसफ़र होना चाहिए रिजर्व अकाउंट, जिसको हम कहते हैं CIR, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। ये जो प्रोविजन है ये इस ऑर्डर में बनती है ताकि हम क्या कर सकें, इमोबिलाइज प्रॉफिट्स कर सकें फ्रॉम बीइंग यूज्ड फॉर एनी अदर पर्पस सच एज डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स एटसेट्रा। ये जो रिजर्व है वो यूज़ हो सकता है फॉर इशूइंग फुली पेड बोनस शेयर्स टू शेयर होल्डर्स। ये जो अकाउंट है वो रिड्यूस नहीं हो सकता एक्सेप्ट अकॉर्डेंस विद सैंक्शन ऑफ कोर्ट रिलेटेड टू रिडक्शन ऑफ कैपिटल। जो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर है वो उसको हम एज रिगार्ड नहीं कर सकते रिडक्शन ऑफ ऑथराइज कैपिटल, क्योंकि रिड्यूस शेयर जो हैं वो ऑथराइज कैपिटल का पार्ट रहते हैं और उनको हम बैलेंस शीट में शो करना चाहिए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब ये जो लीगल रिस्ट्रिक्शंस का पर्पस है और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये अलाउ नहीं करता रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर को, क्योंकि इससे सिक्योरिटी जो है क्रेडिटर्स की उससे बुरा असर पड़ता है। तो इसका पर्पस क्या है कि हम सिक्योरिटी अच्छी रखें क्रेडिटर्स की इवन आफ्टर प्रेफरेंस शेयर रिडीम होते हैं। तो सेक्शन 55 के प्रोवाइड करते हैं कि जो रिडेम्पशन होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स की, इट कैन बी मेड ईदर आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी जो डिविडेंड के लिए अवेलेबल है, या तो फिर इशू ऑफ शेयर्स के प्रोसीड से। अगर रिडेम्पशन कैरीड आउट होती है इन एनी अदर मैनर सच एज आउट ऑफ बोरोइंग और बाय सेल ऑफ अवेलेबल एसेट्स, तो इससे क्या होगा, जितनी भी अमाउंट अवेलेबल है सिक्योरिटी टू क्रेडिटर्स की वो कम हो जाएगी। ये केस नहीं है जब रिडेम्पशन जो है प्रॉफिट से बनती है, क्योंकि देखो अवेलेबल एसेट्स ऑफ कंपनी
फिर देखो क्रेडिटर्स इससे अफेक्ट नहीं होते क्योंकि इंक्रीज इन प्रॉफिट जो है इट वुड रिजल्ट इन इंक्रीज इन अवेलेबल एसेट्स ऑफ कंपनी। सिमिलरली जब रिडेम्पशन कैरिड आउट होते हैं आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स तो इसका क्या रिजल्ट होता है, इंक्रीज इन अवेलेबल एसेट्स। एसेट्स इंक्रीज हो जाते हैं और अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी अवेलेबल टू क्रेडिटर्स है उससे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो अनदर ऑब्जेक्टिव जो है लीगल रिस्ट्रिक्शंस का, वो ये क्या कहता है कि नो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, कोई रिडक्शन नहीं होना चाहिए शेयर कैपिटल में। और इट हैज़ बीन इंश्योर्ड बाय द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 55। प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं दे कैन बी रिडीम्ड ईदर आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स और आउट ऑफ रिजर्व्स और प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिविडेंड पर्पसेस। अगर प्रेफरेंस शेयर जो है वो आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स रिडीम होते हैं तो कैपिटल जो प्रोवाइड होती है बाय फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स दे विल बी सब्सटीट्यूटेड बाय कैपिटल विच विल बी रिड्यूस्ड बाय रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अगर प्रेफरेंस शेयर रिडीम होते हैं आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिविडेंड पर्पसेस तो नॉमिनल वैल्यू होती है जो शेयर्स की रिडीम होती है इट मस्ट बी ट्रांसफर टू CRR। जो CRR होता है वो कैपिटल की तरह ही होता है क्योंकि उसको हम इशू ऑफ फुली पेड अप बोनस शेयर्स की तरह यूज़ करते हैं। तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो इट विल नॉट अमाउंट रिडक्शन ऑफ कैपिटल। ओके, अब जो नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर की इट टू बी रिडीम मस्ट बी इक्वल टू द फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स एंड CRR, दैट इज टोटल ऑफ फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स एंड CRR अकाउंट। अगर रिडेम्पशन जो है आउट ऑफ प्रॉफिट्स कैरिड आउट होते हैं अवेलेबल फॉर डिविडेंड पर्पसेस इट मस्ट नॉट बी इन एनी केस लेस देन द नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंसेस टू बी रिडीम्ड। तो केयरफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए रीडर्स की कि अमाउंट डिटरमाइन करते टाइम जो कैप CRR को ट्रांसफर हो रही है फॉर रिडीमिंग प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम रिसीव्ड ऑन फ्रेश इशू शेयर शुड नॉट बी कंसिडर्ड। अब वो बैलेंसेस जो CRR को ट्रांसफर हो सकते हैं और डिविडेंड के लिए भी अवेलेबल है वह जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व या फिर सरप्लस अकाउंट का बैलेंस, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, WCF, एम्प्लॉय एक्सीडेंट फंड, इंश्योरेंस फंड, डिस्क्रिशनरी डिवेंचर रिडेम्पशन फंड। मोस्टली ये दोनों आते होते हैं। ठीक है, जो बैलेंसेस अवेलेबल नहीं है ट्रांसफ़र के वो है कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉर फ्यूचर, सिक्योरिटीज प्रीमियम, लेकिन वो यूज़ हो सकते हैं फॉर प्रोवाइडिंग प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एज पर सेक्शन 52 प्रॉफिट्स प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व। ओके, अब इसके काउंटिंग एंट्रीज क्या है? देखो पहले तो हमें देखना है कि प्रेफरेंस शेयर फुली पेड अप है या पार्टली पेड अप है। अगर पार्टली पेड अप है तो ये एंट्री पास होती है क्योंकि फुली पेड अप जो है वो रिडीम हो जाते हैं। अगर पार्टली पेड अप है तो क्या एंट्री पास होती है? प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, फिर हम बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अब जब टोटल अमाउंट ड्यू है टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इंक्लूडिंग फेस वैल्यू और प्रीमियम भी पेड हुआ है और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो एंट्री क्या होती है इसकी? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम और रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट विथ प्रीमियम टू बी पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, टोटल अमाउंट टू बी पेड ऑन रिडेम्पशन। अब जब इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स करता है इधर विद प्रीमियम और विदाउट प्रीमियम तो उसकी क्या एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डेबिट जिस पे तुम्हें एक्चुअल अमाउंट रिसीव हुई है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट फेस वैल्यू, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट अगर वो प्रीमियम पे इशू होते हैं, अगर नहीं होते तो ना करो क्रेडिट सिक्योरिटीज प्रीमियम। अगर प्रीमियम जो है वो प्रोवाइड होता है टू बी पेड ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर आउट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट फ्रॉम फ्रेश इशू और एग्जिस्टिंग बैलेंस, तो इसकी क्या एंट्री होती है? सिक्योरिटीज प्रीमियम और सरप्लस और जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। अगर अप्रोप्रिएट अमाउंट जो है फ्रॉम सरप्लस अकाउंट, जनरल रिजर्व और कोई भी रिजर्व जो डेफिशिएंसी मीट कर सकता है तो उसकी क्या एंट्री होती है? सरप्लस और जनरल रिजर्व टू CRR। अगर लिक्विड एसेट्स जो है वो अवेलेबल नहीं है पेमेंट करने के लिए तो क्या होता है? या तो करंट एसेट्स होल्ड हो जाते हैं या तो फिर जो है बैंक लोन अरेंज होता है, तो इसकी क्या एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डेबिट, सरप्लस अकाउंट डेबिट अगर लॉस हुआ है टू करंट एसेट्स, टू सरप्लस अगर प्रॉफिट हुआ है, और बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। ये तब होते हैं जब तुम एसेट्स इशू कर रहे हो, एसेट सेल करो, और ये तब होता है जब तुम बैंक लोन अरेंज कर रहे हो। नेक्स्ट, अगर तुम पेमेंट मेड करते हो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को तो इसकी क्या होती है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर रिडेम्पशन होती है प्रेफरेंस शेयर की, कन्वर्जन करते हो शेयर्स का, तो ये होती है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर कभी कभार क्या होता है? CRR जो है वो यूटिलाइज होता है फॉर इशूइंग फुली पेड बोनस शेयर्स, तो इस केस में क्या होता है? जब डिसीजन लिया जाता है कि बोनस शेयर इशू करेंगे तो क्या होता है? CRR अकाउंट या फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम या फिर कोई भी अकाउंट, कोई भी अदर रिजर्व वो डेबिट होता है टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। जब इशू बनता है, एक्चुअली बनता है, तो क्या होता है? बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जब पार्टली पेड अप शेयर्स होते हैं वो उनको हम फुली पेड अप शेयर्स बना देते हैं बाय बोनस इशू, तो क्या होता है? डेबिट शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट हो जाता है, शेयर कैपिटल अकाउंट तुम्हारा क्रेडिट हो जाता है।
फिर सरप्लस और जनरल रिजर्व डेबिट टू बोनस और शेयर होल्डर्स, देन बोनस टू शेयर होल्डर्स डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, जब शेयर इशू एक्सपेंसेस इनकर्ड होते हैं तो उसकी क्या एंट्री होती है, शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। शेयर इशू एक्सपेंसेस जो हैं वो एसेट साइड पे शो होते हैं और ये सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से रिटर्न ऑफ नहीं होते। जब राइट इशू मेड होता है शेयर होल्डर्स को आफ्टर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड इशू ऑफ बोनस शेयर्स, तो ऐसे नंबर ऑफ शेयर्स जो है दे आर कैलकुलेटेड आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन रीसेंट इशू ऑफ बोनस शेयर्स। अब देखो, जब रिडेम्पशन होता है बाय फ्रेश इशू आउट ऑफ प्रॉफिट्स, तो कंपनी एक सीरीज ऑफ ऑपरेशन में है वो क्या करती है, एट पार 20,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू किया है ऑफ 10 ईच, और वो रिडीमेबल है एट प्रीमियम ऑफ 50 पैसे पर शेयर। ठीक है, तो 10 रुपीज़ का 50 पैसे 5 रुपीज़ हो गया। राइट, आज जो भी इसकी एंट्रीज। अब देखो, अमाउंट रिसीव हुई है निशा ऑफ 20,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, तो इसकी आ जाएगी बैंक टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 2 लाख। देन नेक्स्ट, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इसकी आ जाएगी 1,05,000। नेक्स्ट तुम्हारा आ जाएगा सरप्लस टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन टू क्या CRR। ये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन तुम्हें पता है ना 5,000 का है, सरप्लस 1,05,000 ये निकल के आया है, CRR में 1 लाख आएगा फिर। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारी क्या आ जाएगी, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 1,05,000 टू बैंक। ठीक है, देन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट 1 लाख, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट 5,000 टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट 1,05,000। हमने सेकंड केस की भी एंट्री साथ में कर दी थी, 10,000 जो है वो रिडीम हो गए थे आउट ऑफ सरप्लस ऑफ कंपनी। तो फर्स्ट की तो बस इतनी एंट्री आएगी। राइट, सेकंड से ये एंट्री शुरू होंगी, सीरीज सारी वही चल रही है। थर्ड देखो क्या कहते हैं कि इश्यूज एट पार फॉर कैश 20,000 इक्विटी शेयर ₹10 ईच आउट ऑफ प्रोसीड्स रिडीम्स बैलेंस ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। अब देखो, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर डेबिट प्रीमियम और रिडेम्पशन डेबिट 5,000 टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 1,05,000। नेक्स्ट, बैंक टू इक्विटी शेयर 2 लाख। क्यों, क्योंकि इक्विटी शेयर इशू हुए थे फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। फिर सरप्लस डेबिट टू प्रीमियम और रिडेम्पशन, क्यों, क्योंकि हमने प्रीमियम प्रोवाइड किया था आउट ऑफ सरप्लस फॉर रिडेम्पशन। नेक्स्ट फिर आ जाएगा तुम्हारा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,05,000 1,05,000। तो ये था आज का इतना ही। नेक्स्ट में कोशिश करती हूँ फर्स्ट चैप्टर का है या तो फिर फोर्थ चैप्टर का थ्योरी आएगा। ठीक है जी, बाय बाय।